जब काम पूरा होगा उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि अगर हम आज उठ गए तो जो ये इनकी थोड़ी सी कमर टेढ़ी हुई है ये फिर सीधी हो जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई है। इसमें जब तक सीबीआई नहीं आती तब तक परत दर परत चीज़ें नहीं खुलेंगी। सत्ता में जो पार्टी है उसकी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि वो इसमें आंसरेबल वही है। हाकिम सिंह को आजीवन कारावास था तो वो बेल पे बाहर क्या कर रहा था? कि आयोग का खुद का बयान है कि 4G जैमर थे और वो 5G की फ्रीक्वेंसी नहीं रोक पाए। नकल माफियाओं ने सैटेलाइट फ़ोन से चीटिंग करने की सोची, तो क्या आयोग के पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि सैटेलाइट फ़ोन को रोका जाए? अगर नहीं है तो आयोग मतलब किस युग में आयोग जी रहा है? AI का दौर है, क्या आयोग इतना एडवांस हो चुका है कि AI से टैकल कर पाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, UKSSC पेपर लीक होने के बाद कल से जो यहां पे भूख हड़ताल जो शुरू हुई है, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के जो उपाध्यक्ष हैं भूपेंद्र कोरंगा जी, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है। आज उसका दूसरा दिन है। तो यहाँ पे इस वक्त हम पहुँचे हैं और यहाँ पे तमाम जो युवा अभी मौजूद है, धीरे धीरे वापस से युवा एकत्रित हो रहा है। शाम को कुछ यहाँ पे युवा मौजूद थे, शाम की रात की भी तस्वीरें आपने देखी होंगी। तो फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं और लोगों से बात करेंगे कि उनको जो युवा का जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था वो मिल रहा है या नहीं, और आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और ये भूख हड़ताल कब तक चलने वाली। सर, आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है, स्थिति अभी क्या है यहाँ की? रात भर यहीं है, कल सुबह से धरना शुरू किया था, उसके बाद से हम रात भर यहीं हैं। जितने भी युवा साथी हैं हम लोग खासकर अभी तक ना कोई नहा धो के आया है, ब्रश वगैरह भी नहीं कर रखा है। तो हम ये ठान के बैठे हैं कि अब यहाँ से जाएंगे नहीं, जब काम पूरा होगा उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि अगर हम आज उठ गए तो जो ये इनकी थोड़ी सी कमर टेढ़ी हुई है ये फिर सीधी हो जाएगी। और अब एक ये मौका है कि इसमें एक लास्ट एक धक्का मारना है, इनको पहाड़ से नीचे ही फेंकना है, ये वापस ऊपर भी ना आ पाएँ, ये प्रयास है हमारा। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे आने में लगे हैं कोचिंग को, हमारे सर आए हैं, ये इंस्टीट्यूट में पढ़ाते भी हैं, तो सारा जो है युवा वर्ग अब जुड़ रहा है, भैया लोग आए हुए हैं, अभी जुड़ना शुरू हुए हैं। अभी ये सुबह सुबह का माहौल है, तो धीरे धीरे अब हम लोग भी जाएंगे, अपना थोड़ा नहा धो के तैयार होके आएंगे। तो जारी है हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा अंत तक। जैसे समर्थन कैसा मिल रहा है? जैसे रात की तस्वीरें भी हमने देखी, कई लोग आपका साथ दे रहे हैं, तो विपक्ष तो साथ दे ही रहा है, जो सत्ताधारी लोग हैं वो आप लोग का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैडम, सत्ताधारी तो मेरे ख्याल से कल एक कहाँ के वो विधायक थे, उन्होंने जो है CBI जांच के लिए तो लिखा है, डोभाल संजय, अच्छा निर्दल ही हैं, कोई भी नहीं, कोई विधायक तो है ही, उन्होंने लिखा तो एक एटलीस्ट एक आवाज़ तो है, जनप्रतिनिधि तो हैं ही। और रही बात विपक्ष की, तो मैं नहीं मानता कि ये किसी कोई राजनीतिक विषय है। हाँ, ज़रूर ये है कि सत्ता में जो पार्टी है उसकी जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि वो इसमें आंसरेबल वही है, विपक्ष इसमें आंसरेबल नहीं है, हम तो वही क्वेश्चन करेंगे। तो ये है कि विपक्ष हर वो आदमी है जो इस चीज़ से प्रताड़ित है, ना ही सिर्फ पेपर लीक से, बट ये हर जन समस्या से आधारित एक मुद्दा है, जिसके लिए ये एक आधार बना हुआ है, कि जिसके लिए आज हम बैठे हैं। ये एक सख्त संदेश है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो ये मात्र एक ज़रिया था पेपर लीक का। हर एक ऐसे अगर जो काम होंगे, जन विरोधी जो काम होंगे, उसके लिए यही फिर एक रास्ता अपनाया जाएगा। और युवा अगर आक्रोशित हो गया तो फिर सत्ता परिवर्तन तो होना ही होना है। बाकी जो वैकल्पिक जो हमारी मांगें हैं वो भी पूरी होंगी, और उसको पूरी करने का रास्ता यही है। सर, युवाओं का जिस तरह से समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के लिए ही लड़ाई है, उस तरीके से समर्थन से आप खुश हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आपने कल देखा, कल मतलब एक माइनर फेसबुक पे हमारी एक कॉल थी, और उस कॉल पे आपने देखा यहाँ लगभग हमारे पास रजिस्टर में जो एंट्री है 398 लोगों की एंट्री है, लगभग 400 लोग यहाँ पहुँचे थे पहले ही दिन आह्वान पे। मतलब उनकी रजिस्ट्री में, मतलब हमारे पास रजिस्टर में एंट्री है, आए तो हज़ारों लोग थे, तो 398 लोगों की हमारे पास अपने रजिस्टर में एंट्री है। तो हम मानते हैं कि 1000 लोगों से ऊपर कल की भीड़ थी। और आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ कुमाऊँ के जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं और जितने वो हैं, वो भी उन्होंने भी मतलब व्यक्तिगत हमने उनको ये कहा है कि नैतिकता के आधार पे, मतलब अपना जो कॉन्शियंस है उसकी आवाज़ को सुनते हुए उनको आज इस कोचिंग को बंद करना चाहिए। और हम अभी इस पे एक व्यवस्था यहाँ बना रहे हैं कि जो मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हो तो खाली बात करते हैं, हम लोग यहाँ जो वास्तविकता में परीक्षा पे चर्चा हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा हो, या फिर जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद जो सिलेबस है उस पे चर्चा हो, उसके बाद जो उसका कंटेंट है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, तो उसको लेकर काफ़ी कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स हमारे पास, मैं खुद ज्योग्राफी से नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ,
और मैं काफ़ी बायजूस वगैरह में पढ़ाता भी हूँ यूपीएससी के स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर जो भी गाइडेंस होगी वो हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि प्रोजेक्टर या क्या चीज़ हम यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं उसकी व्यवस्था। फिर लैपटॉप और पीपीटीज़ के माध्यम से हम लोग यहाँ पर शायद शाम से परीक्षा पे चर्चा एक मतलब समय बर्बाद ही ना हो, समय का सदुपयोग भी हो सके। नहीं, समय बर्बाद करेंगे हम, हाकम सिंह जैसे लोगों का समय बर्बाद करेंगे। सर मुख्यमंत्री जी का एक और बयान सामने आया कल, वो भी इसको पेपर लीक नहीं मानते हैं, वो कह रहे हैं ये नकल का प्रकरण है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नकल आपने अपने ही जो नकल विरोधी कानून था उसकी कलैयाँ खुद ही खोल दी धामी जी। आप देखिए ना, आप कह रहे थे कि देश का पहला ऐसा कानून है जिसमें नकल माफियाओं को आजीवन कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। हाकिम सिंह को आजीवन कारावास था तो वो बेल पे बाहर क्या कर रहा था? वो पेपर लीक कैसे करा रहा था? और वो करणपुर में क्या कर रहा था? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वो करणपुर के अंदर क्या कर रहा था और उस सेंटरों में क्या गारंटी है कि हाकिम का कनेक्शन इन सब से नहीं है? जो खालिद का ने 5 सेंटरों से भरा उसमें वो नहीं करा, तो इनका कनेक्शन आपस में नहीं है, उनका गठजोड़ नहीं है, खालिद का ही जो है वो छोड़ा जाना। मतलब क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। आपने देखा होगा देहरादून में युवा चिल्ला रहे थे नकल माफिया से आज़ादी, उन्होंने बगल में कन्हैया कुमार की फ़ोटो लगा दी और हमारी वीडियो साथ में चला दी। मतलब आप हमें किस ओर ले जाना चाह रहे हैं? हमारे मूवमेंट को क्या दर्शाना चाह रहे हैं? क्या आप चाह रहे हैं कि मतलब ये तो ज़बरदस्ती उकसाना हो गया युवाओं को कि आप ऐसा कुछ करो कि जैसा जेएनयू में हुआ था। देखिए, हम फिर कहना चाहते हैं, हम संयमित पढ़े लिखे लोग हैं और ना हमारा कहीं से कहीं तक ना राज्य का विरोध है ना राष्ट्र का विरोध है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राज्यवादी लोग हैं। हम लोग वो लोग हैं जो भविष्य में, चाहे वो प्रशासक के रूप में हो, चाहे वो राजनेता के रूप में हो, चाहे एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, हम इस राज्य को चलाने वाले लोग हैं। आज हम पे विपदा आई है, मतलब पूरे राज्य पे विपदा आई है। जो ये पेपर लीक का कांड हुआ है, इसमें जब तक सीबीआई नहीं आती तब तक परत दर परत चीज़ें नहीं खुलेंगी। आप देखिए, पिछले बार पटवारी का पेपर हुआ 12 फरवरी को, आप लोगों के साथ यहीं पे बैठ के हमने प्रेस वार्ता की थी। उसके तुरंत बाद रात के 12 बजे मुझे नज़रबंद कर दिया जाता है कि कैसे ही परीक्षा होने दी जाए, और कैसे ही परीक्षा होने दी गई। और उसके बाद जब मैं एसटीएफ को पत्र लिखता हूँ, उन्होंने कहा साक्ष्य दो, तो हमने भेजा उनको। जो मरतोलिया जी थे उसमें SS महतोलिया जी थे शायद, SS सेमवाल नाम था उनका, जो परीक्षा नियंत्रक थे। उनके हस्ताक्षर थे किसमें? जो पेपर 12 फरवरी को हुआ उसमें। उसके अलावा जब मैंने उसकी आयोग की नियमावली निकाली, आयोग की नियमावली पढ़ी, तो परीक्षा नियंत्रक ही क्वेश्चन बैंक का वो होता है सेट करने वाला, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाला परीक्षा नियंत्रक होता है। जब मेरे एडमिट कार्ड में उसके साइन है, परीक्षा नियंत्रक मतलब उसमें सेलेक्ट करने वाला है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए थी ना कि क्या इसका भी क्वेश्चन बैंक बाहर था। आज वो सारे 12 फरवरी वाले लोग पटवारी बन के बैठे हैं। तो ऐसे ना जाने कितने लूप होल सिस्टम में थे। और मैं मानता हूँ कि अगर सीबीआई आएगी तो परत दर परत चीज़ें खुलेंगी, और हो सकता है 2012 से जो भर्तियाँ हुई हैं आज तक प्रदेश में, उनमें भी मतलब आँच आए, उनमें भी कुछ लोग जेल जाएं। इस डर से जो है धामी जी ये सीबीआई की जांच नहीं करवा रहे। और युवाओं की साफ कहना है, इस बार आप सीबीआई ले आइए। सीबीआई नहीं लाएंगे तो खाली सत्ता से विदाई आपकी हो जाएगी। और ये लोग सत्ता की विदाई की भी बात नहीं कर रहे हैं, ये केवल अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। ना इनको भाजपा से मतलब है, ना इनको कांग्रेस से मतलब है। इनको मतलब है केवल अपनी जायज़ मांग, जो कि है सीबीआई जांच। और जो ये पेपर कह रहे हैं पेपर होगा, आप देखिए परसों को इन्होंने 2 तारीख को वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी वाला शायद पेपर का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। 2 तारीख को एग्ज़ाम है और 27 को उसके एडमिट कार्ड निकलने हैं। आपने अखबार में खुद पढ़ा, आप ही पत्रकारों के माध्यम से हमें पता चला कि आयोग के पास 4G जैमर है, 5G नहीं है। क्या आयोग इतना कैपेबल है कि 5 दिन में जैमर को 5G में शिफ्ट कर ले? और 5G के अलावा अगर मान लीजिए सैटेलाइट फ़ोन है उनके पास, अगर नकल माफियाओं का तंत्र आप देख रहे हैं कि प्रदेश में कितना बड़ा मकड़ जाल है, अगर नकल माफियाओं ने सैटेलाइट फ़ोन से चीटिंग करने की सोची, तो क्या आयोग के पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि सैटेलाइट फ़ोन को रोका जाए? अगर नहीं है तो आयोग मतलब किस युग में आयोग जी रहा है? सैटेलाइट फ़ोन से भी आपने देखा कि अब AI चिप इम्प्लांट होने लग गई है, न्यूरोलिंक बोला गया उसको। क्या पता कोई बड़े बाप की का बेटा जो है वो अपने सर पे न्यूरोलिंक करा के आ जाए। क्या उससे लड़ने की हमारे पास वो है? AI का दौर है, क्या आयोग इतना एडवांस हो चुका है कि AI से टैकल कर पाए? मतलब सवाल ऐसे हैं, आधुनिक युग में नकल के तरीके वो नहीं है जो आयोग पहले सोचता था। आज जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे आयोग में नकल के तरीके, नकल माफिया ज़्यादा हाईटेक हैं। आप देखिए, आयोग का खुद का बयान है कि 4G जैमर थे और वो 5G की फ्रीक्वेंसी नहीं रोक पाए। तो नकल माफिया अपने आप को एडवांस कर चुके हैं। तो हमारा प्रश्न यही है कि आयोग कब एडवांस होगा? अगर आयोग एडवांस नहीं होगा तो सीबीआई जांच क्यों नहीं?
सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये परीक्षा जो है रद्द होनी चाहिए। और ये परीक्षा जब तक रद्द नहीं होगी, आज भूपेंद्र भाई हमारे अनशन पर हैं, हो सकता है कल को मैं भी बैठूं, हो सकता है अन्य लोग भी बैठें, और ये हो सकता है कि कल परसों को ये बुद्ध पार्क में जितने हैं ये लोग सब अनशन पे बैठे हैं और एक नोट लिख दें कि हमारी अगर मृत्यु होती है तो उसके जिम्मेदार पुष्कर सिंह धामी जी हों। तो क्या तब पुष्कर सिंह धामी इस पर कार्रवाई करेंगे? करनी पड़ेगी उनको। सीबीआई आज लाएं या 1 महीने बाद आंदोलन के आगे घुटने टेक कर वो माने। आपने देखा मोदी जी ने 3 कृषि कानून वापस लिए, क्यों लिए? वो किसानों के आंदोलन के बाद ही लिए। आज इसी प्रकार का एक आंदोलन लोग कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक वो बनाया जा रहा है। आपने कल देखा हमारे हल्द्वानी की जो ये बुद्ध पार्क है, हम इसकी गारंटी लेते हैं, यहाँ अगर कोई भी नेता आएगा वो यहाँ हमारे बीच में बैठेगा, बोलेगा तो जो आंदोलन हमारे साथ कर रहे हैं जैसे बुप्पी भाई हैं, ये लोग बोलेंगे, ये बच्चे बोलेंगे, वो नेता हमारी बात सुनेगा। वो मीडिया को, आप लोगों को अपनी बाइट के माध्यम से वो बात रख सकता है, मगर उसे हम अपना मंच नहीं देंगे, उसे अपना माइक नहीं देंगे, उसकी नेतागिरी के लिए यह मंच नहीं है। कल हमने कई कॉलेज के छात्र संघ के जो चुनाव अभी लड़ रहे हैं वर्तमान में, जिसमें 2 जने हैं, उनको भी बोलने नहीं दिया। केवल बोलने उनको दिया गया जो निर्विरोध चुन के आ चुके थे, छात्र नेता हैं और आज अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ हमें समर्थन दे रहे थे। यहाँ पर ये मंच राजनीति का मंच नहीं है, ये मंच युवाओं का मंच है, ये मंच परीक्षार्थियों का मंच है। और इसमें बहुत जल्द हम लोग जो है एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बना रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ आएंगे उनके पढ़ने की पूरी प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर हो, एक मिनी कोचिंग टाइप की यहाँ पर जो उनको मतलब मोटा मोटा गाइडेंस यहाँ बैठ के दी जा सकती है, वो हम लोग देने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, कभी हमें धर्म से जोड़ा जा रहा है, धर्म विशेष से जोड़कर हमें जिहादी कह दिया जा रहा है, कभी हमें, आपने देखा होगा मूल निवास के जब रैलियां हुई थी तो उस टाइम हमें मतलब जो आंदोलनकारी थे माओवादियों का दर्जा दे दिया गया था। तो ये क्या है, मतलब उत्तराखंड में अपने हकों की बात करना क्या गुनाह हो गया है? हम लोग जो है लड़ रहे हैं तो सीबीआई जांच के लिए लड़ रहे हैं, आप सीबीआई करा दीजिए। बाकी हमारी ना आपसे लड़ाई है ना भाजपा से लड़ाई है, हमारी केवल आयोग से ये लड़ाई है कि उसने परीक्षा का पेपर कैसे लीक कराया, वो कैसे अपडेटेड नहीं है। और हम लोग अंतिम मांग केवल और केवल एक ही है कि सीबीआई जांच हो, ये परीक्षा रद्द हो और आयोग के अंदर जितने लोग हैं उनकी सफाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जैसे भूख हड़ताल कल से शुरू हुई है, आपको क्या लगता है एकमात्र अब यही रास्ता बचा है कि जो ये लड़ाई को जीतने का? देखिए, किसी भी आंदोलन में भूख हड़ताल उसका लास्ट स्टेज होता है, और अब जब हम भूख हड़ताल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पानी जो है सर से ऊपर जा चुका था। इसी वजह से हम लोगों ने भूख हड़ताल का निर्णय लिया और आज दूसरा दिन है। और ये जो पिछले 4-5-7 दिन, लगभग 6ठा दिन आज है जो देहरादून में आंदोलन हो रहा है, तो तब से लेकर के आज तक जो है कहीं ना कहीं सरकार कई मामलों में हमारे सामने झुकी है। पहले जहां हम कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, सरकार बार बार कह रहे थे, आयोग के अध्यक्ष कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पर इन्होंने पेपर लीक हुआ है इस बात को मानते हुए कल एसआईटी गठित करी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत हम लोगों की है। पर हम उस एसआईटी से खुश इसलिए नहीं है क्योंकि एसआईटी जांच तो पहले भी हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई। तो अब जो हमारी जो प्रमुख डिमांड है वो यही है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाए और सीबीआई जांच हो और आयोग में जितने अधिकारी कर्मचारी उनकी सफाई हो। इन डिमांड्स को लेकर के हम लोग बैठे हैं और हज़ारों की संख्या में कल युवा यहाँ पर थे, आज भी होंगे, कल भी होंगे और ये सतत चलता रहेगा। तो ये आंदोलन जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं। सर कल तो धामी जी ने भी कह दिया कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, नकल प्रकरण हुआ है, तो उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखो, उन्होंने इतना ऐसा शब्द प्रयोग किया कि आप भी वो शब्द कहने पे बच रहे हैं। उन्होंने नकल जिहाद का शब्द दिया है। सर कल एक दूसरा बयान भी आया है, नकल प्रकरण भी सामने आया है। अच्छा, ये बयान हमने सुना नहीं, पर हम धामी जी से ये कहना चाहते हैं कि अगर नकल प्रकरण नहीं, मतलब नकल प्रकरण हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, अगर वो कह रहे हैं तो भाई तुमने एसआईटी जांच क्यों करी? और देखो ना, साफ और स्पष्ट है। एक मतलब आप 4 साल के बच्चे को भी पूछोगे कि लीकेज क्या होता है, वो आराम से इसको परिभाषित कर सकता है। अगर उसके सामने एक भरा बोतल रखोगे और कहोगे कि बेटा इसको ना लीक कर दे और एक उसको पिन दे दोगे, तो आराम से छेद करके लीक करके दिखा देगा उस बोतल को। तो लीकेज तो यही है ना। अब चाहे 3 प्रश्न बाहर निकले, 3 पेज बाहर निकले, कहीं ना कहीं कुछ तो बाहर निकला ही ना, उसी को तो लीक कहेंगे, उसी को तो पेपर लीक कहेंगे। और ये हुआ है। देखो, हम बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं, ये हुआ है क्योंकि कल उत्तराखंड DIPR पेज में मैं देख रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि रुद्रप्रयाग के कुछ बच्चे इस बात की डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया
कि ये जो परीक्षा है ये पारदर्शी रूप में हुई है और इसका जो है रिजल्ट घोषित करो। अब वो ज्ञापन हमें दिखा नहीं, उत्तराखंड DIPR ने वो ज्ञापन डाला भी नहीं था, और जिन लोगों के नाम लिखे थे उसमें से 2 या 3 नाम वहाँ के कोचिंग संचालकों के हैं। ये हमने वहाँ पर पता कर लिया रुद्रप्रयाग में फ़ोन करके। तो इस तरीके का चाल ये चलने का जो है प्रयास कर रहे हैं, और कई फर्जी अभ्यर्थी बना करके और उन कोचिंग संस्थानों के टीचरों को ले जा करके ये हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों के अंदर एक कन्फ्यूजन डालने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं भाई ये पेपर लीक नहीं हुआ है और पेपर पूरी अच्छी ढंग से हुआ है, और इसकी हम जो है मतलब इसीलिए जो है बच्चे इसके रिज़ल्ट की डिमांड कर रहे हैं। तो फिर शाम को जो है हमारे जो युवा साथी थे वो गए और उन्होंने उस चीज़ का जो है भंडाफोड़ किया। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब लगातार प्रदेश का युवा इस बात की डिमांड कर रहा था कि 21 तारीख को पेपर ना हो, तो उस वक्त आप क्यों नहीं ज्ञापन देने गए? वो रुद्रप्रयाग के उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि उस टाइम आपने क्यों नहीं क्या रुद्रप्रयाग में आपदा नहीं आई थी? रुद्रप्रयाग तो आपदा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपदा आती है, आपको पता है। और इस बार तो जो है जो प्लेन्स एरिया था वहाँ पर भी बाढ़, देहरादून में आपने देखा होगा कि बहुत जगह पुल टूट गए थे। तो उस वक्त वो लोग कहाँ थे? और जो लोग हरिद्वार से बसों में जिनको भर करके जो है देहरादून मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए ले जाया गया, तो उस वक्त वो लोग कहाँ थे? तो ये सवाल हमारा उन लोगों से है। तो कहीं ना कहीं हम यही कहना चाहेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई है। आज अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी है उनकी नौकरियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो इसी वजह से लड़ाई बहुत लंबी है, और पता नहीं धामी जी के एडवाइज़र पता नहीं कौन है, उनको तो शाम को ही इस पेपर को निरस्त करके ये कह देना चाहिए था, क्योंकि एक तो वो खुद को युवा मुख्यमंत्री कहते हैं, ऊपर से हैंडसम मुख्यमंत्री का टैग भी उनके पास है। तो मैं कह रहा हूँ कि युवा प्रदेश के अंदर अगर युवा मुख्यमंत्री है और वो युवाओं की नहीं समझ पा रहा है, युवाओं की दुख पीड़ा को नहीं समझ पा रहा है, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। उनको तो बड़ा दिल दिखा करके उसी शाम ये घोषणा करवा देनी चाहिए थी कि ये पेपर दोबारा से होगा, पर नहीं, वो तो उन नकल माफियाओं को बचाने में लगे हुए हैं। और जो रुद्रप्रयाग से जो ज्ञापन गया और जो लोग वहाँ गए थे ज्ञापन लेकर के, ड्रेस में गए थे, कई तो उसमें स्कूल के बच्चे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मोटा पैसा वो आयोग को भी नहीं, मुझे लगता है डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को गया है, और इसीलिए उनको बचाने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, पर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर, जैसे युवाओं का समर्थन तो भरपूर मिल रहा है, कल भी हमने देखा, चाहे देहरादून में देखा है, पूरे प्रदेश में हर जगह देखा। आपको नहीं लगता कि युवाओं के साथ साथ बच्चों के माता पिताओं को इसमें भी साथ देना चाहिए, जिससे एकजुटता और ज़्यादा दिखे? नहीं, बिल्कुल। और देहरादून में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो समर्थन के लिए आ रहे हैं। कल रात भी यहाँ पर जब हम थे तो लगभग 5 से 6 पेरेंट्स यहाँ पर आए, और उनका यही कहना था कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक हम अपने काम धंधों में होते हैं और हम जो है समर्थन आपको कर रहे हैं। और कई लोगों के हमको फ़ोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चे हम लोग आप लोगों के समर्थन में हैं। और सिर्फ हल्द्वानी में ही नहीं, अल्मोड़ा से आज सुबह फ़ोन मुझे आया था, बागेश्वर से मुझे फ़ोन आया था, चंपावत से फ़ोन आया था। तो वो लोग भी कह रहे हैं कि आपने इस संघर्ष से पीछे नहीं हटना है, और वो लोग भी बहुत जल्द यहाँ पर जो है हज़ारों की संख्या में समर्थन देने के लिए पहुँच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अभिभावक भी इस बात को समझ रहा है, और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसकी जीत होगी। तो पेपर लीक के खिलाफ जो ये लड़ाई है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी शुरुआत है। और आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कैसा माहौल बन गया है। नवरात्रों का टाइम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और जो हमारा देश का, प्रदेश का युवा है वो इस वक्त सड़कों पर है, ऐसे बेसहारा, जो आप देख सकते हैं कि कल रात जो यहाँ पे उन्होंने रात गुजारी। वही देहरादून के आपने हाल देखे हैं, देहरादून में तो 21 तारीख के बाद से ही वहाँ पे लगातार जो है लोग रात भर वहीं बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अभी तक प्रशासन है वो सुनने का नाम नहीं ले रहा है। एसआईटी ने साफ साफ कह दिया है कि पेपर दोबारा नहीं होगा, लेकिन युवाओं की सिर्फ एक ही मांग है कि सीबीआई जांच हो और पेपर को निरस्त कराकर दोबारा किया जाए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि जो कह रहे हैं कि ये नकल प्रकरण है, पेपर लीक नहीं। अगर पेपर बाहर आ जाता है तो साफ साफ वो पेपर लीक है, और ऐसा ये तो जो चीज़ें सामने आई वो थी, कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ कहाँ पेपर लीक हुआ है। इसलिए बच्चों की, जो युवाओं की साफ साफ मांग है, जो पेपर है वो दोबारा से होनी चाहिए, और इसके लिए जो लगातार ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आपने पहले भी लड़ाइयाँ देखी होंगी, हमारी आज़ादी से पहले की लड़ाइयाँ देखी होंगी, लेकिन तब हम गुलाम थे। इस वक्त आज़ादी के बाद भी अगर हर चीज़ के लिए युवाओं को, महिलाओं को, सबको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, ऐसे आंदोलन करने पड़ेंगे, तो ये आज़ादी आप देख सकते हैं कि आज़ादी क्या कहलाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए News 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण।